हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि इससे पहले का आपने नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो का देखें जाके, तो आपको वहाँ से आप कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, बाकी यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सबसे पहले हमारी रिएक्शन आती है वो कौन सी होती है, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है वो कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या फिर दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके किसी सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो आइए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, उसे पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही ये डेफिनेशन भी कह रही है। देखो यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा, जब भी हम रिएक्टेंट को इकट्ठा करके कोई तीसरा सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखो बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ पे ये तो कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला करके क्या बनना है, एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, गैस है। ये चीज़ आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो कार्बन है वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो ये आपको जरूर लिखना होता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं किसकी, सब्सटेंस की। जैसे कि ऑक्सीजन है वो किस स्टेट में है, गैसियस में। ठीक है, ये वेपर में भी हो सकता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो जो हमारे हाइड्रोजन है वो कितना है, सिंगल सब्सटेंस हो गया एक ये, और ऑक्सीजन एक ये हो गया। तो ये दो हो गई सब्सटेंस, दो सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं, एक तीसरा सिंगल, जिसे क्या है, पानी, H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो दो सब्सटेंस को मिला के क्या बन गया, ये तीसरा बन गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दो रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद कर लेना, CaO। एक ये रिएक्टेंट हो गया सिंगल और एक ये हो गया, दोनों को मिलाया तो ये क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब भी हम दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिला के जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल निकले तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जब भी कोई जैसे एक सब्सटेंस है वो दो या फिर दो से ज़्यादा फॉर्म में टूट जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे A है, A किस फॉर्म में टूटा है, दो में, B एंड C में। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विच अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है वो क्या टूटता है दो या फिर दो से ज़्यादा फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, A है वो किस में टूटा है, B एंड C, दो फॉर्म में टूट गया है, दो से ज़्यादा में भी टूट सकता है। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल एक मैंने ये ले रखा है। तो देखिए ये FeSO4 है। ठीक है, फेरस सल्फेट यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, तो जब इसे मैंने हीट किया तो देखो ये क्या हुआ, दो या फिर दो से ज़्यादा, मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया टू और मोर, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटता है। तो ये देखिए तीन में टूट चुका है। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, तो ये तीन सब्सटेंस में टूटा है तो ये क्या हुआ, हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया, एक ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप
जो भी मैं यहाँ पे ये स्टार जैसा बना दे रहा हूँ, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट पर ही मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आप याद कर लेना अच्छे से। यहाँ तक आपको 2 रिएक्शन मैंने आपको बता दी, एक कॉम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं डिकम्पोजिशन के। तो देखो, ये CaCO3 लाइमस्टोन, ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसे हीट किया तो ये 2 सब्सटेंस में टूट गया। यहाँ पर देखिए PbNO3 लेड नाइट्रेट लिया है, इसे थोड़ा सा हीट किया है तो ये भी 2 फॉर्म में टूट चुका है, 3 में टूटा है ये, तो 2 या 2 से ज़्यादा, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था। तो यहाँ पे ये 3 सब कंपाउंड में टूट चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप ये जो ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, ये किस चीज़ का फॉर्म होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहाँ पर मैंने सिंबल्स बताए थे रिएक्शन के। तो यहाँ पर देखिए, या तो ये इस एरो के ऊपर आप हीट लिख दीजिए, तो इससे क्या पता चलता है कि आपने रिएक्शन में हीट दी है, या फिर आप हीट नहीं लिखते हैं तो ये एरो के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बना दीजिए, इससे भी ये साइन होता है हीट का। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए AgCl लिया है, सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें देखिए सनलाइट दी है, तो ये किस फॉर्म में, 2 फॉर्म में टूट चुका है अलग अलग, सिल्वर एंड क्लोराइड में। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgBr, इसमें जब सनलाइट दी है तो ये किस फॉर्म में टूट गया, सिल्वर और प्लस ब्रोमाइड में। तो ये वाली जो 2 रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, ये ज़रूर याद कर लेना। तो इसका जो आपसे यूज पूछेगा, या फिर ये आपको रिएक्शन दे रखी होगी, आपसे यूज पूछेगा इसका, तो आपको यूज लिखना है, दिस रिएक्शन इन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें इस केमिकल रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए, दिस केमिकल रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए क्या कह रही है जो डेफिनेशन, कोई भी ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या कर देगा, कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस माने तो हटा देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या सबसे अच्छा क्या होता है कि एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, उससे आपको अच्छे से समझ में आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है, प्लस क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या बन गया है, जिंक सल्फेट। तो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने क्या कर लिया, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, और कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो उसको क्या कर दिया, हटा दिया, साइड में कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर को क्या कर दिया, बिल्कुल साइड में है, ये अलग हो गया और जिंक सल्फेट बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब एक को हटाना और दूसरे को हटाना और खुद जुड़ जाना, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा इसका एग्जाम्पल लिया है, ये पीबी क्या होता है, लेड, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे डिस्प्लेसमेंट वाली, तो ये क्या कर देगा, जो पीबी है वो किसके साथ जुड़ गया है, Cl के। Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो देखो अब पीबी ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने क्या कर दिया, क्लोराइड के साथ जुड़ गया, और जो Cu है कॉपर, उसको क्या कर दिया है, साइड में हटा दिया है। तो यहाँ पर क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या बन गया है, देखो कॉपर को साइड में हटाया तो अब क्या बन गया, लेड क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले क्या था, कॉपर क्लोराइड था, अब क्या हो गया, लेड क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है कि जैसे कि कोई 2 सब्सटेंस हैं, जैसे कि Na2 है और SO4 है, और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, जो सब आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे।
देखिए यहाँ पर Na है, ठीक है, सोडियम और क्या है, सल्फेट। तो यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। और अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुई है तो देखो यहाँ पर देखो आप Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट, लेकिन अब यहाँ पर क्या बन गया है, सोडियम के साथ क्लोराइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये सोडियम हट गया है और ये Cl जुड़ गया है यहाँ पर सोडियम के साथ, और यहाँ पर देखो बेरियम के साथ क्या था, क्लोराइड था, तो यहाँ पर क्या था, बेरियम के साथ सल्फेट लग गया है, ठीक है। तो ये क्या किया है, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया है। जैसे कि अभी आपने अब अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते होंगे ज़्यादातर कि लंच में क्या करते हैं, खाना एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेरा खा लो मैं तुम्हारा खा लेता हूँ। तो सेम चीज़ ये भी यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से जो एलिमेंट हैं वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे पीछे वाली रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता था वो कम वाले को हटा देता था। यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट था, Na2SO4, तो अब देखो यहाँ पर NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। तो दोनों ने क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो देखो मैंने अभी क्या बताया था कि एलिमेंट्स का क्या कर देते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है, ये म्यूचुअल है, MUTUAL, ठीक है। ये देखो कहीं कहीं ना गलती हो जाती है, मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं या फिर कोई कंप्यूटर नहीं हूँ कि एकदम सही लिखता चला जाऊँगा, कहीं कहीं जैसे मिस्टेक हो भी गई। तो अब जैसे कि मैंने ये आपके लिए नोट्स लिखे हैं, अब यहाँ पर जैसे ये गलत हो गया तो इस पर मैं ओवर राइटिंग कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा भद्दा सा लगेगा, या फिर पूरा से दोबारा से लिखो। इस वजह से कहीं कहीं जैसे गलती हो जाती है तो उस पर ही मैं करेक्शन कर देता हूँ। आप इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। और देखिए अब आगे समझते हैं, रिएक्शन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। तो जो 5वीं रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो जब भी कोई भी रिएक्शन हो, यदि रिएक्शन होने के दौरान उसमें से हीट निकलती है तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट मतलब बाहर। तो बाहर किससे, रिएक्शन होने के दौरान जब किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस में से क्या निकले, हीट निकले बाहर, तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा भी है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीड एलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये पी है। देखो जब भी ये कोई प्रोडक्ट बनेगा इसमें से यदि हीट निकलती है तो वे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि उसमें से हीट निकल रही है, एक्सो मतलब एक्साइड, बाहर की तरफ, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर पे, 6 नंबर पे, छठे पे, ठीक है। तो जो 6 नंबर रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, ये थी एक्सोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जस्ट इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट मतलब जैसे कि इसमें क्या होता था, एक्सो में हीट निकलती थी, ठीक है, बाहर रिएक्शन के दौरान, और इसमें क्या होती है, एंडो मतलब कि रिएक्शन के दौरान हीट को देना पड़ता है तब जाकर के रिएक्शन होती है। जैसे कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट। तो देखिए इसमें हीट होती है, वो किस फॉर्म में दे सकते हैं हम, हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट माने तो सनलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 की फॉर्म में हम हीट को देते हैं, ठीक है। यदि इन 3 में से कोई सा भी हम रिएक्शन के दौरान उसमें दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये आप लिखना चाहें तो आप डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। अब आइए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। थर्मल माने हीट, डिकम्पोजिशन मतलब गलना या फिर
सड़ना, जैसे कि कोई खाना डिकम्पोज होता है तो वो क्या होता है, खाना सड़ रहा होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। देखिए व्हेन डिकम्पोजिशन इन कैरिड आउट बाय हीट। देखिए जैसे ही हम कोई चीज़, जैसे खाना सड़ता है या फिर कोई भी चीज़ सड़ती है तो उसमें क्या होता है, हीट भी निकलती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कैरिड आउट बाय हीट। तो वो क्या होता है, जैसे कोई चीज़ सड़ रही है या फिर गलती है तो वो क्या होती है, हीट भी निकलती है उसमें से, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत दिनों तक कोई खाना मतलब डिब्बे में पैक करके रख दो, ठीक है, और उसे टाइटली पैक कर दो, तो उसमें से जब खाना मतलब जो गैस होती है खाने की वो नहीं निकल पाती है, तो क्या हो जाता है, जो डब्बा होता है वो फट जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो उसमें से क्या होती है, हीट निकलती है, वो किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब आइए समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है, देखिए कोई भी जब डिकम्पोजिशन जैसे हम कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है, किसी भी डिकम्पोजिशन कराने के लिए, किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कराने के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े, ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा होगा कि पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या देना पड़े, बिजली देनी पड़े, ठीक है। तो आइए अब आगे समझते हैं। आगे क्या दे रखा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसे हम डिकम्पोज करा रहे हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसे हम डिकम्पोज करा रहे हैं, किसमें, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक माने तो सनलाइट, ठीक है। फोटोलाइटिक और फोटोसिंथेसिस दोनों आपस में मिलते जुलते वर्ड हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो सनलाइट में डिकम्पोज हो उसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि व्हेन, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट पासिंग ऑफ सनलाइट, क्या हो कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की उपस्थिति में हो उसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक यहाँ पर मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी लिया था, फोटोकॉपी वाला, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला, जो कि यहाँ पर है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिस रिएक्शन इन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ये किसकी फॉर्म में होता है, प्रेजेंस में होता है सनलाइट की में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना रिएक्टेंट में और रिमूव किसका होना, हाइड्रोजन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी रिएक्टेंट है उसमें क्या, ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को उसमें से रिमूव करा देना, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, और सेकंड पॉइंट है द रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ पर देखो मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजेशन का,
ठीक है। और यहाँ पर ये देखो रिएक्टेंट क्या होता है कि रिडक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें क्या हो जाए, हाइड्रोजन को ऐड कर दें और रिमूव किसका हो जाए, ऑक्सीजन का रिमूव कर दें और हाइड्रोजन को ऐड कर दें। जस्ट ऑक्सीडाइजेशन का क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन जोड़ रहे थे और हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। और इसमें क्या कर रहे हैं रिडक्शन में कि हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो ये रिडक्शन कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है रिडक्शन में, ऑक्सीजन को हटाना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर ये हट गया है। और इसमें क्या था, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गया है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीडाइजेशन का लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजेशन में क्या था, यहाँ पर एडिशन किसमें क्या कर देना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सीजन को क्या करना है, जोड़ना है और रिमूव किसका करना है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीडाइजेशन में। तो यहाँ पर देखो ये H2 है, इसमें क्या कर दिया है, ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। एक में ही दोनों का एग्जाम्पल दे दिया है, ऑक्सीडाइजेशन का और रिडक्शन का। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन देखिए, किसी भी मेटल पे अगर जंग लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, यदि लोहा है उस पर जंग लगता है तो उसे रस्टिंग बोलते हैं। बाकी लोहे को छोड़ के यदि किसी भी मेटल पर जंग लगे तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, जैसे कि यदि सोना है, गोल्ड, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इन सब पर यदि जंग लगे तो क्या बोलेंगे, कोरोजन। अगर लोहा है उसमें लगे तो उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा है मैंने, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, देखो ब्लैक कोटिंग किस पर हो जाती है, सिल्वर पे। सिल्वर मतलब चांदी। चांदी क्या होती है, जब नई नई आती है तो एकदम चमक मारती है। ठीक है, चमकती है अच्छे से। और फिर जब उस पर थोड़ी सी रस्टिंग मतलब जंग टाइप का लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, ब्लैक एक कोटिंग सी आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जो कॉपर होता है उस पर क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि ये क्या कर रहा है, इसमें जंग लग रही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। अब आइए इसके बचाव समझते हैं कि इसे हम मतलब रस्टिंग से या फिर जंग लगने से बचा कैसे सकते हैं। तो देखिए, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, और पुटिंग कर सकते हैं, पेंट्स कर सकते हैं, एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं, एंड ऑयलिंग। ऑयलिंग मतलब उस पर तेल लगा दीजिए या फिर पेंट्स कर दीजिए। देखिए आपने घर में देखा होगा कि दरवाज़ों पर या फिर खिड़की वगैरह होती है उन पर क्या कर देते हैं, पेंट्स कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, देखिए किसी भी, जैसे कि आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल का जो हिंडल वो होता है, मतलब हैंडल होता है साइकिल का, वो एक काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। तो चमकता है, उस पर क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रखी होती है। ठीक है, जिससे कि जंग ना लगे। उसमें होता वो भी लोहा है लेकिन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चमक मारता है, उस पर क्या करी होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रखी होती है। आइए आप समझते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए आपने चिप्स खाए होंगे या फिर कुरकुरे, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ जब हम लोग खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से चिप्स तो बहुत कम होते हैं लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस भरी रहती है। ठीक है, तो वो गैस क्यों भरी रहती है, क्योंकि देखो जब भी कोई भी हम खाना ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो वो जो हमारे चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, वो तो सालों तक, महीनों तक ऐसे ही पैकेट में पैक रखे रहते हैं, लेकिन वो तो ख़राब नहीं होते। वो क्यों नहीं ख़राब होते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्योंकि ताकि वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो रिएक्शन नहीं करती है, बहुत कम रिएक्शन करती है। एरर केस हैं उसके कि बहुत कम रिएक्शन करे वो, तो इसलिए वो जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। तो उससे क्या हो जाता है, वो
जो चिप्स या फिर जो कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि रिएक्शन नहीं करती है नाइट्रोजन गैस जल्दी से, तो वो क्या होते हैं, खराब नहीं होते हैं। और ऑक्सीजन गैस क्या वो करती है, जल्दी से रिएक्शन कर लेती है, जिससे क्या कर देगी, वो चिप्स हुए, कुरकुरे हुए या फिर जो भी खुले में खाना रखा है जो मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, तो वो क्या कर देगा, उसे सड़ा देगी। ठीक है, ऑक्सीजन उसको सड़ा देगी, गला देगी। ठीक है, खराब कर देगी, डिकम्पोज कर देगी। ठीक है, आइए तो अभी से हम समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन रेंसिडिटी। इट्स लीड टू बैड स्मेल एंड बेस्ट टेस्ट ऑफ फूड। देखिए, जो भी हमारे चिप्स या कुरकुरे होते हैं वो जब ऑक्सीडाइजेशन कर लेते हैं, मतलब रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के, तो उसमें से क्या हो जाता है, बैड टेस्ट, खराब स्वाद आता है, गंदी स्मेल आती है। ठीक है, वो क्या दर्शाते हैं कि ये खराब हो चुका है, मतलब डिकम्पोज हो चुका है, सड़ गया है। ठीक है, तो इसको हम बचा कैसे सकते हैं, तो जो ये प्रोसेस हो रही है ना, इसे ही रेंसिडिटी बोलते हैं। जो ये सड़ रहा है, गल रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो भी हमारा खाना है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, सिंपल समझिए आप। अब इसके बचाव क्या है, प्रिवेंटेशन क्या है, तो मेथड टू प्रिवेंटेशन रेंसिडिटी, इसका सबसे पहला है कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए तो नहीं होगा आपका जो भी खाना है वो खराब। दूसरा क्या है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। देखिए, टाइट कंटेनर मतलब आप समझिए किसी भी टाइट पैकेट में पैक कर दीजिए, जो कि उसमें जो गैस है वो एक्सचेंज ना हो पाए, ना ऑक्सीजन अंदर जा पाए और ना नाइट्रोजन बाहर आ पाए। तो उससे क्या होगा, आपका कंटेनर में गैस आएगी जाएगी नहीं, तो वो खराब नहीं होगा। तो यही चीज़ क्या करती है कि जो आपका चिप्स या फिर कुरकुरे का पैकेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डली पैक कर देते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है, और जब आप खाना चाहते हैं, जब भी आप पैकेट को फाड़ते हैं तभी निकलती है। ठीक है, ये आपका हो गया 2 पॉइंट। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन। देखिए, उसमें क्या कर दीजिए, नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, जिससे कि वो जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, तो क्या कर देगी, खाना आपका खराब नहीं होने देगी। चौथा पॉइंट है कि रेफ्रिजरेशन में रख दीजिए, मतलब फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका खाना खराब नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे किससे बचाने के, रेंसिडिटी से। तो आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।